जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन 3 की ओर है, जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे टीजीटी हों या पीजीटी के लिए हों, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस यानी और किसी भी, चाहे डीएसएस भी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित हो। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज द त्रिरत्ना, थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म? निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है राइट फेथ, सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। इसे इसको आप देखें तो आपको ऑप्शन 3 दिख जाएगा, राइट स्पीच, जो इनके 3 रत्नों में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 2 की ओर। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन द लैंड कल्टिवेटेड एवरी ईयर एंड नेवर लेफ्ट फैलो एज नोन एज। अकबर के शासनकाल में ज़मीन पर हर साल खेती होती थी और उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था। उसे कहते थे, यानी क्या कहते थे उसे? आपके ऑप्शन है पोलज, परौती, चाहर, बंजर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अकबर की भू राजस्व प्रणाली जो थी वह जब्त प्रणाली के नाम से जानी जाती थी। ध्यान रखिएगा, इसे भी प्रश्न, जितने भी डिस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें उनमें बहुत सारे फैक्ट छुपे होते हैं। उसको बहुत बखूबी ध्यान से सुनेंगे और उसको नोट भी करेंगे। अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहते हैं। और अकबर के शासनकाल के दौरान जितने भी कृषि योग्य भूमि था उनको 4 भागों में बांट दिया गया था। पहला पोलज, दूसरा परती, तीसरा चाचर, चौथा बंजर। अब हम बारी बारी से समझें इसको। पोलज क्या है? पोलज वैसा भूमि जो कभी खाली नहीं रहती थी, यानी हमेशा कुछ न कुछ उसमें उगाया जाता था। परती, उर्वरता आई मीन फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए उसे 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। ये था परती वाला क्षेत्र, जिसको परौती लिखा हुआ है। परती 1 या 2 साल के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था ताकि उनकी फर्टिलिटी फिर से रीगेन की जा सके, उपजाऊपन बनाया रहे इसके लिए। अगला है चाचर, जो 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती थी। चाचर भूमि वैसा था जो लगभग 3 से 4 साल तक उन्हें खाली छोड़ दिया जाता था, कुछ नहीं उगाया जाता था उसमें। और बंजर, जो भूमि वैसा भूमि जो 5 या अधिक वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती थी, उसको बंजर बोला गया। अब एक महत्वपूर्ण बात और भी है इसमें, जो पोलज और पड़ती हैं उनको भी 3 भागों में बांट दिया गया था, अच्छा, मध्यम और ख़राब। ध्यान रखने की बात है, अच्छा, मध्यम और ख़राब, इन तीनों का जो औसत है वह महसूल कहलाता था। महसूल। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उसको हम पोलज, क्योंकि पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में ज़मीन पर हर साल खेती होती थी और उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसको क्या बोलते थे? पोलज। पोला ज़मीन ऐसा था जिसमें हर साल खेती हुआ करता था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज नॉट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट? अशोक के अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखित नहीं है, यानी ब्राह्मी लिपि में नहीं है? आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वह अशोक के द्वारा बहुत सारे अभिलेख अपने प्रचार प्रसार में बनाए गए, उसमें से उनकी लिपियां अलग अलग थी। तो उसमें अशोक के केवल 2 ही अभिलेख थे, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख, जिसकी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी थी। ध्यान रखने की बात क्या है कि 2 शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी थी, न कि ब्राह्मी, जबकि उनके अधिकतर जो अभिलेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सिर्फ 2 ऐसा अभिलेख, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनका जो है वह लिपि खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि एक्चुअली दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो पूछा गया था प्रश्न में कि अशोक के अभिलेख में कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है, यानी शाहबाजगढ़ी ब्राह्मी लिपि में नहीं है। ध्यान, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी कलसी, एरगुडी, भाब्रू, ये सब जो है वह ब्राह्मी लिपि में है, और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा यह खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगले प्रश्न की ओर है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसको फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं, उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे?
सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। इनका जो शासनकाल था 1856 से 62 तक का टाइम पीरियड था और सिपाही म्यूटनी हुआ था 1857 में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद यह पद समाप्त हो गया। गवर्नर में गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल का पद इसके बाद खत्म हो गया था। यह फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, फर्स्ट वायसराय। इसके बाद वायसराय का पद जारी हुआ और वह फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। और यह 1857 का सिपाही म्यूटनी के समय गवर्नर रहने वाले व्यक्ति थे। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5 विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्र राक्षस की विषय वस्तु है। आपके ऑप्शन है प्राचीन हिंदू कथाओं में वर्णित देवताओं और दानवों के बीच एक संघर्ष, एक आर्य राजकुमार और एक जनजातीय स्त्री की प्रेम कथा, दो आर्य जनजातियों के बीच सत्ता संघर्ष की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की साजिशें। इसमें हिंदी लिखने में कुछ गलतियां भी हुई हैं, उसको राइटिंग एरर के रूप में समझें आप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की साजिशें। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की साजिशें, यह महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार सुनिए, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्र राक्षस में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की कहानियाँ उसमें बताई गई हैं, साजिश इसलिए बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 31 देवराय द्वितीय के काल में किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? यानी देवराय द्वितीय के शासनकाल में किसका आना हुआ था विजयनगर साम्राज्य में? एक्चुअली जो ट्रैवलर्स थे, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए। आपके ऑप्शंस जो है डोमिंगो पेस, नूनिस, अब्दुल रज्जाक और निकोलो डी कोंटी, ये जो यात्री थे उनका आना हुआ और पहले इसको एक सोर्स के रूप में समझा गया। जो ट्रैवलर्स थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, आप क्लास 12 की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने यहाँ के बारे में कुछ लिखा है और क्या उन्होंने नोटिस किया, चाहे वह पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे वह सोशल हो, चाहे वह इकोनॉमिक कंडीशन हो। इन तमाम तथ्यों को उन्होंने बखूबी डिस्क्राइब किया है, कॉमन पीपल की स्थिति को भी बताया है। तो इसके लिए हम सब बारी बारी से समझे कि डोमिंगो पेस, एक्चुअली जो एक एक करके जो ट्रैवलर्स जो आए हैं ना, उनके महत्वपूर्ण फैक्ट को समझिए कि विजयनगर एम्पायर के दौरान जो लोग भी आए उनका क्या वस्तु स्थिति रहा था। सबसे पहले बात करेंगे डोमिंगो पेस की। यह पुर्तगाली तीर्थयात्री थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर कहें आप इसको, या कृष्णदेव राय जो विजयनगर ही एम्पायर के एक महत्वपूर्ण शासक, उनके शासनकाल में आया था। दूसरा था नूनीज, यह भी एक पुर्तगाली ट्रैवलर थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर। यह अच्युत राय के शासनकाल में यहाँ आए थे। और अब्दुल रज्जाक की अगर बात करें, यह एक पर्शियन ट्रैवलर थे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो प्रश्न में पूछा भी गया है, देवराय द्वितीय के काल में किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? अब्दुल रज्जाक इज द राइट आंसर। इसका आंसर अब्दुल रज्जाक होगा। निकोली डी कोंटी की अगर बात करें, यह इटालियन ट्रैवलर था, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में यह भारत आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन ट्रैवलर के बारे में ध्यान से सुने होंगे और समझ भी गए होंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोड ऑफ हम्मुराबी इज करेक्ट? हम्मुराबी संहिता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है, पेनाल्टीज वेर एक्सट्रीमली सेव्ड, फॉरगिवनेस एंड extenuated circumstances can mitigate the punishment. When a man dies, his property is divided between his sons, but his widow had the privilege of using the fruits of his property. And
ए मैन में डाइवोर्स हिज वाइफ विदाउट गिविंग हर एनीथिंग इफ सी मिसबिहेव्ड। तो आपके जो ऑप्शन है वो हम्मुराबी की विधि संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताया गया है। यानी ऑप्शन एक बार हिंदी में समझिए। दंड जो थे वह अत्यंत कठोर थे। दूसरा, क्षमाशीलता एवं लघुकारी परिस्थितियां दंड को कम कर सकती थी, और जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसकी संपत्ति का विभाजन उसके पुत्रों में हो जाता था, किंतु उसकी विधवा को उस संपत्ति के लाभ के भोग का प्रावधान था। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को बिना कुछ दिए तलाक दे सकता था यदि वह दुर्व्यवहार करती थी। तो यानी कुल मिलाकर के आप ऑप्शन बखूबी समझ पाए। इसका जो सही जवाब होगा, पूछा गया ऑप्शन 1, 2 नहीं, चारों कथन जो है सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी फोर्थ जो है इसका सही जवाब है। हम्मुराबी के द्वारा जो है कानून बनाया गया वह 1755 से लेकर 50 BC के बीच में बनाया गया। वह अक्कदी भाषा में लिखा हुआ था। अक्कदी, याद रखिएगा, कोड ऑफ हम्मुराबी जो था अक्कदी भाषा में लिखा हुआ था। और हम्मुराबी की बात करें तो 6th किंग ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन के जो पहले वंशज थे उसके 6वें राजा के रूप में हम्मुराबी को हम जानते हैं। वहाँ पर इस तरह के कुछ कानून बने थे। तो इस तरह से इनके जो चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या बताएगी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा आदि थे। दूसरा, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। तीसरा, कृषि कार्य हेतु पत्थर, कांसे, लोहे के औजार का प्रयोग किया जाता था। यह गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए तो सही है, बी भी सही है और सी गलत है, ध्यान रखना है। इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कांसे और पत्थर के औजार का प्रयोग तो होता था परंतु लोहे का नहीं होता था, क्योंकि इसमें बताया गया है लोहे का औजार प्रयोग किया जाता था। तो लोहे का प्रयोग करीब लगभग 1000 BC के आसपास में हुआ था। 1000 BC बिफोर कॉमन ईरा के बीच में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका जो है वह गलत है। तो सही ऑप्शन ए, बी और डी होगा। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। ए, बी एंड डी, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 9। आफ्टर बीइंग डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात बाय मोहम्मद ऑफ गजनी, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रिवाइव्ड इट। मोहम्मद गजनी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया था। आपके ऑप्शन है राजा भोज, राजा जयसिंह, राजा कर्ण, राजा कुमारपाल। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कुमारपाल। 1025 ईस्वी में अपने 15वें आक्रमण में महमूद गजनी ने इस मंदिर को लूटा था। मुस्लिम लेखक अल-गर्दीज ने सबसे पहले किताब जैनुल अखबार में इस आक्रमण का उल्लेख किया है। अल-बरूनी ने पश्चात के आक्रमण के कारणों का विस्तार भी उल्लेख से किया है, यानी उल्लेखित रूप से किया है। गजनबी के चले जाने पर 1026 ईस्वी में भीम प्रथम ने 1156 ईस्वी में कुमारपाल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है। मंगोल साम्राज्य से जुड़े हुए प्रमुख शब्दावली और उसके अर्थ का मिलान कीजिए। जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ भी दिया गया है। जर का मतलब क्या होता है, नोयन का मतलब क्या है, कुबकुर कर क्या होता था, बाज क्या था। तो आपके ऑप्शन है कुछ इस तरह से। जर का मतलब वह मंगोलों के तंबू जैसे दिखने वाले निवास स्थान, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका एक का 4 मिलान कीजिए आप, है ना। मंगोल के तंबू जैसे दिखने वाले निवास स्थान। नोयन एक्चुअली सैनिक टुकड़ी थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। कुबकुर कर जो एक संचार पद्धति हेतु लिया जाने वाला कर था। कुबकुर कर आई मीन टैक्स हरकारा पद्धति के नाम से जानते हैं। संचार पद्धति यानी हरकारा पद्धति हेतु लिया जाने वाला कर।
और बाज सुरक्षित यात्रा पास, पैजा या जैरेज के लिए व्यापारियों को दिया जाने वाला कर बाज कर हुआ करता था। तो इस तरह से एक बार फिर से मिलान कीजिए। जर का संबंध मंगोलों ने तंबू जैसे दिखने वाली जो एक निवास स्थान बनाया था उसके लिए था। नोयन एक सैनिक टुकड़ी थी। कुबकुर कर संचार पद्धति या हरकरा पद्धति हेतु लिया जाने वाला कर था। और बाज सुरक्षित यात्रा पास पैजा यानी जैरेज के लिए व्यापारियों को दिया जाने वाला कर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? आपके ऑप्शन हैं मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोली कॉन्टी, अल बारूनी। इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था। उसे सुल्तान के द्वारा दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को ही सुल्तान ने अपने राजदूत के तौर पर चीन भेजा था। इब्न बतूता के द्वारा जो एक रचित पुस्तक है किताबुल हिंद, किताबुल रहला। रहला एक्चुअली यात्रा का विवरण है, याद रखिएगा, किताबुल रहला कि तो इस तरह से ध्यान रखें। रहला जो उनके यात्रा वृत्तांत की कहानी है। तो इस इब्न बतूता से जुड़ा हुआ इस तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और इससे इम्पोर्टेंट और भी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उनका जो शासनकाल था 1315 से 1325 से लेकर 1351 तक, और उनका जो बचपन का जो नाम था वह जौना खां के नाम से जाने जाते थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ दिनों तक काजी के पद पर भी कार्य किया था। और साथ में जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसे के काम से खुश होकर के उसको राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था और उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें यात्रा के बारे में विवरण है, उसको रहला के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वार? सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है जर्मनी अटैक। आपको पहली बात जाननी पड़ेगी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ कब से कब तक था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में हुआ था। यह ऑब्वियस है, लड़ाई दो ग्रुप में होती हैं। एक तरफ था जो धुरी शक्तियाँ और दूसरा था एक मित्र राष्ट्र। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे, दूसरी तरफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर और कुछ हद तक चीन भी उनके साथ में थे। यानी ये जो दो लड़ाइयाँ हुई थी 11 दिसंबर, ध्यान रखने की बात है 11 दिसंबर 1941 को अमेरिका सीनेट ने 80-0 के मत से रिजोल्यूशन को पास कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि वार विद जर्मनी, किसके साथ लड़ाई हो? जर्मनी से लड़ाई हो। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका 1, 2 और 3 की बात करें तो जर्मनी अटैक्ड पोलैंड ऑन सितंबर 1, 1939, यह तो सही है। दूसरा, रशियन अटैक्ड पोलैंड ऑन सितंबर 17, 1939, यह भी सही। और तीसरा जो था अमेरिका के बारे में कि जो दिसंबर 6, 1940 अमेरिका डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट जर्मनी ऑन दिसंबर 6, 1940, यह जो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी। और जो डी वाला है, इटली ने 10 जून 1940 को फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, यानी ए, बी और डी सही है। सी वाला जो ऑप्शन है वह गलत है। तो आजकल प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो उसमें गलत प्रश्न के बारे में पूछा था कि कौन सा गलत है ऑप्शन, सो बताइए। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। अगले प्रश्न की ओर है। इन विच ईयर चियांग काई शेक ब्रोक द कम्युनिस्ट एंड सेंट टू द रशियन एडवाइजर्स बैक? आपके ऑप्शन है 1925, 27, 31 एंड 34। किस वर्ष में चियांग काई शेक ने साम्यवादियों को विघटित और रूसी परामर्शदाताओं को वापस भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा 1927 में उसे वापस भेजा था। प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मौर्य काल के दौरान दास प्रथा का अस्तित्व में नहीं था, पहला ऑप्शन। दूसरा, यानी यह दास प्रथा अस्तित्व में था, यह पहला ऑप्शन ही गलत है। पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करें, तो पहला तो सही है, पहला तो गलत है कि दास प्रथा अस्तित्व में नहीं था, उस समय दास प्रथा अस्तित्व में था। दूसरा, मौर्यों के काल में विस्तृत प्रशासनिक ढांचा थी, यह सही स्टेटमेंट है। आमतौर पर शाही राजकुमार की नियुक्ति
शाही वाइस के रूप में होती थी। विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों की योग्यता जांचने के लिए कुछ नियत परीक्षाएं ली जाती थी। यह भी सही है, यानी ऑप्शन एक को छोड़ करके सारे सही हैं, तो इतना ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट कंपोज्ड बाय राजा राम मोहन राय? आपके ऑप्शन है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, गौरीय व्याकरण। तो आपके ऑप्शन जो है आपके सामने है। पहला जो ऑप्शन है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, यह जो है 1809 में राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है। यह तो ऑप्शन ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है। परसेप्ट्स ऑफ जीसस की अगर बात करें, यह भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही रचित है 1820 में। द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यह राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है। जो आपका पूछा गया प्रश्न में कौन सा रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा, क्योंकि गौरीय व्याकरण भी राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है, जो 1833 में राजा राम मोहन राय ही इसकी रचना किए थे। कुल मिला के इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो। थैंक यू सो मच।